हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। याद करें पिछले क्लास में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं और डी एंड एफ ब्लॉक के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात किए थे, जिसमें हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखे थे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले में हम देखे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती है, ज्यादा होती है, और पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती है, कम होती है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं ये क्या हैं, तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जबकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरे में हम बात किए किसी पर्टिकुलर सीरीज की बात करें तो किसी पर्टिकुलर सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पे हम क्या पा रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मान इन जनरल क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ऐसे बहुत जगह कुछ जगहों पे हम देखे कि इरेगुलर ट्रेंड भी है, डिक्रीज भी कर रहा था। इसलिए हम क्या बोल रहे थे कि इन जनरल यह क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। लेकिन इसमें जो इंक्रीज हो रहा था, जो वेरिएशन हो रहा था, जो चेंज हो रहा था, कहीं इंक्रीज या कहीं डिक्रीज ही जो हो रहा था, तो वो देखेंगे इसमें जो चेंज हो रहा था दो सक्सेसिव दो लगातार एलिमेंट के लिए देखेंगे वो वैल्यू चेंज का क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जबकि आप जानते हैं कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट एस पी इन सब में चेंज जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा का होता है। इसके बाद हम देखें कि 3D और 4D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी तो इरेगुलर है। कहीं क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे आने पे क्या होना चाहिए, घटना चाहिए था, तो कहीं देख रहे थे घट रहा था, कहीं क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, कोई जनरल ट्रेंड की बात नहीं थी। लेकिन 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी जो थी वो 3D और 4D से बहुत ही ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5D में लेंथेनम के बाद हॉफनियम से क्या होगा, 4F में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो F वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पार्शियल होता है। शिल्डिंग इफेक्ट पार्शियल है तो जेड स्टार का मान बढ़ जाएगा। जेड स्टार का मान बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो ऑर्बिट नंबर के बढ़ने के बाद भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इस खींचने वाला फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब उसे निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। इसके बाद हम देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पर बेस्ड आपको हम बोले भी कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आज वो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और यही इसका सबसे कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन भी है, क्योंकि इस पोर्शन के बाद तो फिर कहीं कुछ इसमें है ही नहीं। और इसलिए आज देखेंगे, आज हम 5 वर्ष का क्वेश्चन ओरिजिनल सीबीएसई का लेके आए हैं और आपको प्रत्येक वर्ष का 5 वर्ष का हम क्वेश्चन करवाएंगे। और देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन वहां से आपको लिंक मिलेगा। एक क्वेश्चन तो हर हाल में मिलना है मिनिमम। तो इसके आगे हम लोग देख रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दर्शाते हैं। तो हम बताए कि क्या बताए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट मेंबर एंड लास्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज। फर्स्ट मेंबर मींस ग्रुप 3 वाला को और ग्रुप 12 वाले, इसको छोड़ दे। इन दोनों में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं होगी, इन दोनों को छोड़ दें तो बाद बाकी जितने भी हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दर्शाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनके NS और N-1 डी सबसेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या होता है, NS सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है, साथ ही साथ N-1 डी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वह भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या जानते हैं, डी में जब तक 5 है तब तक सब क्या अनपेयर्ड होगा, लेकिन डी में 6 रहेगा तो अनपेयर्ड तो 4 ही रहेगा, डी में 7 होगा तो अनपेयर्ड 3 ही रहेगा, 8 होगा तो अनपेयर्ड 2 ही रहेगा। तो फर्स्ट हाफ तक क्या होता जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसके बाद क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो बीच का जो एलिमेंट्स होगा, जो ग्रुप 7 का होगा वह क्या करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दर्शाएगा, वह मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाएगा। जिसे फर्स्ट ट्रांजिशन 3D सीरीज की बात करें तो यहाँ मैग्नीज क्या करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाएगा।
तो फर्स्ट हाफ तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके ऑक्सीडेशन मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, NS और N-1 डी में जो इलेक्ट्रॉन होता है सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो पता चल जाता है। जबकि इसके बाद वाले में, हाफ के बाद वाले में ये बातें एप्लीकेबल नहीं होती है। तो अगर हम बात करें इसमें 3D ट्रांजिशन सीरीज की आपको बात पूछी जाएगी बार बार। तो 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज में क्या होगा, यहाँ एक स्कैंडियम है और यहाँ क्या है, जिंक है। तो स्कैंडियम और जिंक ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाएगा, और सब क्या करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दर्शाएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वह क्या होता है, +2 होता है। अब एक बात देखें कि ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दर्शाते हैं, तो जिस समय ये लोअर वैलेंसी स्टेट को दर्शाता है उस समय आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और हाइयर वैलेंसी स्टेट में क्या करता है, कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। 2 से 3 बात वही बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो किसके कारण होता है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NS सबसेल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1 D सबसेल। सो ऑक्सीडेशन नंबर डिफर बाय 1। जबकि इन केस ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, वहां जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो किसके कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इस एक पेयर इलेक्ट्रॉन ही इनर्ट हो गया और बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग। इस पी ब्लॉक की बात कीजिए तो क्या होगा, लास्ट में NS2 NP1 to 6। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 14 की तो इसके लास्ट में क्या होता है, NS2 NP2। यहाँ तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों है, इन दोनों को बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ केस में ये केवल और केवल पी में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी के द्वारा बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो लोअर वैलेंसी स्टेट दर्शाया क्योंकि इसके वैलेंस सेल के एस सबसेल का जो यह इलेक्ट्रॉन पेयर है यह क्या हो गया, इनर्ट हो गया ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं ले पाया। लेकिन जब यह भी भाग लेगा वो हायर वैलेंसी स्टेट दर्शाएगा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो डिफर करेगा कितने के द्वारा, 2 के द्वारा। जबकि डी ब्लॉक में जो डिफरेंस हो रहा है कितने के द्वारा, 1 के द्वारा हो रहा है। जैसे कि बात करें पीबी क्या होता है 2 और 4 में, एसएन क्या होता है 2 और 4 में होता है। SnCl2 SnCl4 नहीं बनता है, स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड, PbCl2 PbCl4। और इनर्ट पेयर इफेक्ट किसी ग्रुप के लास्ट मेंबर के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब हम Sn और Pb की बात करेंगे तो Sn क्या होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होगा, जबकि Pb क्या होगा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मोर स्टेबल होगा एज ए रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके बाद बताएं कि ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाता है वो किसी अरे गहरे एलिमेंट के साथ नहीं दर्शा सकता, मींस राह चलते किसी के साथ वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में दर्शा सकता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो दर्शाएगा वो ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही दर्शाएगा। क्यों, तो रीजन भी लिखा है कि इनका साइज क्या है, बहुत ही छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, इसलिए ये मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है कहां तक, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज तक। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे थे और भी कि क्या होता है, डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। यहां तक की बातों को हम बिल्कुल करा चुके थे और यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां तक से आपका बेस एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा भी, आप याद कीजिएगा एनसीईआरटी में हम लोग एग्जाम्पल 8.1 और इंटेक्स्ट 8.1 दोनों किए। इसके बाद एग्जाम्पल 8.2 इंटेक्स्ट 8.2 दोनों कर चुके हैं। अब आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल 8.3 और उसके बाद हमारा है इंटेक्स्ट 8.3। एग्जाम्पल 8.3 में देखिए क्या कहता है, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit variable oxidation state। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया है, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो एक मिनट, इसमें आप मेनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का लिखिए, मेनली आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही बात करनी है, तो फर्स्ट की ही बात कीजिए। तो अब जरा ध्यान दें, बच्चा क्या करेगा, बोल देगा जिंक, जो जिंक बोला उसका गलत हो जाएगा, जो जिंक बोलेगा उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोला है, क्या बोला है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है। ध्यान से सुनिएगा, हम वहां जो पॉइंट लिखाए थे, तो हम यह पॉइंट लिखाए थे कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स except the first member and last member of each transition series of each series show variable oxidation states। डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं। आप जान रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग ही बताए हैं, जिंक कैडमियम मैग्नीज ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर आप उसको कैसे ले लेंगे। इसलिए यहाँ आपका आंसर जो होना चाहिए वो आप स्कैंडियम बोलिए, इट्रियम बोलिए, लैंथेनम बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन आप कभी भी जिंक कैडमियम मैग्नीज नहीं बोलेंगे। आप सबसे अच्छा स्कैंडियम बोलिए ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करनी है। आप देख रहे हैं आंसर में भी आपको स्कैंडियम ही दिया हुआ है। अब 8.3 देखिए, इन टेक्स्ट 8.3 में क्या कहता है, कहता है व्हिच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मैटर एक्सिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। तो 3D सीरीज में लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन दर्शाएगा, मैग्नीज। कौन दर्शाएगा, मैग्नीज। क्यों, तो ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ब्रैकेट में लिख देंगे NS2 प्लस 3D5। इट मींस ये कहां तक दर्शाएगा, तो 7 तक दर्शाएगा। ये हो गया। जरा ध्यान देंगे, मेटालिक बॉन्डिंग के बनने में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात होती है। केवल एक मिनट ध्यान से सुन लेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग के बनने में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात होती है। इसीलिए क्रोमियम और मैग्नीज में देखते हैं तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, 5 ही हो जाता है। इसलिए यहाँ मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s में जो होता है वो पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो सब आएगा, तो 2 हो गया, और डी में 5। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ तो क्या होता है 4s1 3d5, ये तो 6 तक ही ना जाएगा, जबकि यहाँ क्या है 4s2 3d5, ये कहां तक जाएगा, प्लस 7 तक जाएगा। लेकिन अब देखिएगा, अब इसके आगे आप बुक में देख रहे होंगे क्या होगा, ट्रेंड्स इन द m+2 m स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ट्रेंड इन द m+3 m+2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, ये सारा का सारा टर्म होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जानते हैं, अभी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही बात करने वाले हैं। पहले एक मिनट जरा कुछ बातों को समझिएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों बताना चाह रहे हैं, और इसके आधार पे आप हर हमेशा क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। इसी के आधार पर आप देखिएगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा। आप जरा ध्यान दें कि जिसे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आप क्या जानते हैं मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हुए कैटायन में चेंज होता है, और मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मान जितना ज्यादा होगा, ठीक, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन गैसियस स्टेट, लेकिन कहां सही है, गैसियस स्टेट। एक्वस सॉल्यूशन में ये बातें नहीं होगी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी केवल और केवल आयोनाइजेशन एनर्जी पर ही डिपेंड नहीं करती है। वहां ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी 3 बातों पर डिपेंड करती है। इसे एक मिनट ध्यान से सुनिए। हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट में। ग्रुप फर्स्ट में आप जान रहे हैं क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीजियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको हटा दें। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीजियम, सीजियम, आप क्या जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। इनमें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सीजियम की होगी।
और सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि लिथियम प्लस और सीजियम प्लस इसके बनने में किसके बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? सीजियम प्लस, ये ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल गैसियस स्टेट, क्योंकि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है वो कहाँ होती है? आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम में होती है, गैसियस स्टेट। लेकिन सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते होंगे तो क्या जानते होंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम सबसे ऊपर होता है। लिथियम वाले के लिए ई नोट का मान जो होता है वह होता है -3.05 वोल्ट, जबकि ये जो होता है वह उससे कम होता है, लेस निगेटिव। ऐसे मान लेते हैं ये क्या हो गया, मान लिए कि ये हमारा होता है 2.72 -2.72 वोल्ट मान लिया गया। ई नोट ये हमारा हो गया -2.73 मान लिए। उसका तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया, ये वैल्यू दिया रहता है, एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड होता है। तो अब देखिए जिसके लिए वैल्यू क्या होगा? कम होगा, जिसके लिए वैल्यू कम होगा उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब लिथियम प्लस एक्वस और सीजियम प्लस एक्वस, बताइए इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो लिथियम प्लस एक्वस की स्टेबिलिटी। ई नोट बताइए। अब आखिर ये कैसे हो गया? तो इसको, इसका जवाब देगा हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर, क्योंकि हाँ भैया आयोनाइजेशन एनर्जी इसका बहुत ही ज्यादा है और इसका क्या है? बहुत ही कम है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी इसका बहुत ही ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि वो क्या किया? हाइयर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर दिया। इस केस में डेल्टा एच का मान मोर निगेटिव होता है, जबकि इसमें क्या होता है? लेस निगेटिव होता है। और जिसमें डेल्टा एच का मान मोर निगेटिव होगा वह ज्यादा फेवरेबल प्रोसेस होगा। इसी ढंग की बातें होती है, ये तो 11th में चला गया। इसी ढंग की बातें होती है 12th में पी ब्लॉक में हेलोजन केमिकल में, और ये बात 10 बार से ज्यादा वहां क्वेश्चन पूछा है, 10 बार से ज्यादा। आपके बुक में एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ भी है, अभी हम उसकी चर्चा कर भी देते हैं और पी ब्लॉक पढ़ाने के वक्त भी बात करेंगे। अब बात करता है फ्लोरीन और क्लोरीन। तो आप क्या जानते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, मिस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। मिस उसका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो फ्लोरीन को क्या होना चाहिए? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, देन क्लोरीन को पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, देन फ्लोरीन। जबकि बातें क्या है? जस्ट रिवर्स। फ्लोरीन जो है यह क्या है? यह मोर पावरफुल, और फ्लोरीन तो ओवरऑल सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं। फ्लोरीन हो जाता है, आखिर क्यों? इसका रीजन वहां हम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के टर्म, क्योंकि ये दोनों तो गैस के फॉर्म में है तो वहां सब्लिमेशन एनर्जी की बातें नहीं होगी। तो अब आप समझिए कि किस बातों पे ये जुड़ता है। तो हम लोग हेडिंग करते हैं पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दर्शाते हैं ई से, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या दर्शाएंगे? ई नॉट। और जरा ध्यान दें, आप बिल्कुल इस बात को जान भी रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम ZnSO4 का 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें जिंक रॉड को डाल देते हैं, इसे क्या करते हैं? एक दूसरे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे एक सर्किट, जब तक सर्किट को पूरा नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी थोड़े पास होगा भैया। इसी में हम कॉपर रॉड लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं? एक्वस USO4 सॉल्यूशन के 1 M को डाल देते हैं, 1 मोलर।
दोनों में क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यूट्यूब की नली है सॉल्ट ब्रिज जिसमें सॉल्ट भरा हुआ है, इन दोनों को हम क्या करते हैं एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर की ओर होने लगता है, ये निगेटिव चार्ज रहता है जबकि सॉल्यूशन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, इस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी हो रहा हो इसके कारण क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन हुआ। यहाँ क्या है, तो इसके अराउंड निगेटिव चार्ज एकोमोडेट हुआ है, जबकि यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट हुआ है। तो जब चार्ज का सेपरेशन होगा तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज करेगा। तो इस इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस क्या, जब हम क्या करें कि जितना भी आयन यूज करें उनका कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर ले लें, कोई गैसियस स्पेसीज हो उसका प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार ले लें और टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लें, तो इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और उसके पोटेंशियल को कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक लाइन हम बात करते हैं, इन एडिशन टू आयोनाइजेशन एनर्जी, in addition to ionization energy, other factors that determines the stability of, in addition to ionization energy, other factors that determines the stability of particular oxidation state in solution are क्या क्या है भैया, तो देखिए, in addition to ionization energy, other factors that determines the stability of particular oxidation state in solution are, इसमें दो और आएगा, कौन कौन होगा, तो एक होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डेल्टा एच एस और डेल्टा एच ई। दूसरा होगा हाइड्रेशन एनर्जी, मीन्स डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो देखिए क्या बातें हो रही है, यहाँ बातें हो क्या रही हैं, पहले इसे जरा समझें ध्यान से। तो आप देखिए कि कोई मेटल है और ये आ गया M प्लस एन एक्वस प्लस एन ई, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, एन ई ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हुए आया है। तो अब आपको क्या लगा कि ये एक स्टेप में प्रोसेस हो गया, वास्तव में ये प्रोसेस एक स्टेप में नहीं हुआ। इस कंप्लीट प्रोसेस को देखिए हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो कैसे इंडिकेट करेंगे, ये जो हमारा mx है पहले ये क्या हुआ होगा, मेटल गैस में आया होगा, सॉलिड से गैस में आने में जो एनर्जी लगी हुई होगी यही हुआ होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन और डेल्टा एच एटोमाइजेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन और डेल्टा एच एटोमाइजेशन। दूसरा क्या किए, ये जो हमारा गैसियस बना तीन अलग अलग स्टेप कर देते हैं। तो देखिए तीन कौन कौन सा अलग अलग स्टेप हो रहा है। In addition to ionization energy, other factors that determine the stability of particular oxidation state in solution are enthalpy of sublimation और atomization और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया,
ये जो हमारा मेटल सॉलिड है इसे हम ले गए मेटल गैस में। इस प्रोसेस में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कहलाएगा डेल्टा एच एटोमाइजेशन और डेल्टा एच सब्लिमेशन, और ये कंज्यूम होगा इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब दूसरे केस में क्या होगा, ये जो हमारा मेटल गैसियस है, अब इससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करें तो m प्लस गैस प्लस ई, ये जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, ये पॉजिटिव होगा, यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये जो हमारा तीसरा है स्टेप होगा, अब ये m प्लस गैसियस इसके साथ वाटर का एडिशन होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, m प्लस एक्वस। इसमें जो होगा वो कहलाएगा डेल्टा एच हाइड्रेशन, और यहाँ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, इसलिए साइन नेगेटिव होगा। तो आइए इन तीनों को आप जोड़ दें तो देखिए आपको कंप्लीट यही प्रोसेस मिल जाएगा। इस यही प्रोसेस मिलेगा प्लस NH2 इससे एक्वस में हो जाए। ठीक, तो आप देखिए यही प्रोसेस में हो रहा है। हम क्या देखते हैं, ये कैंसिल, यह कैंसिल हो गया, आपको क्या लगा कि MX प्लस NH2O, तो इससे क्या हो गया, M प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चेंज है डेल्टा एच टोटल एनर्जी चेंज क्या होगा। तो हम जो ये रिएक्शन ऑप्टेन किए हैं, तो तीनों रिएक्शन को ऐड करने पे ऑप्टेन किए हैं, तो यहाँ जो हमारा टोटल एनर्जी चेंज होगा वह भी क्या होगा, तीनों का एडिशन हो जाएगा, इसका होगा डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। और इसका मान जितना कम हो, लेसर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टोटल रिजल्ट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन। हम कहते हैं लेसर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टोटल results greater stability of particular oxidation state in solution। चलिए जल्दी से यहां तक की बातों को आप लिख लें। लेसर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टोटल results greater stability of particular oxidation state in solution। अब ये देखिए, ये जो डेल्टा एच टोटल है इसी को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में मेजर कर देते हैं। अब अगर डेल्टा एच टोटल का मान कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हम क्या कर रहे हैं, कम हो रहा है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो जाएगी। एक लाइन हम लोग और लिखेंगे, पहले यहां तक की बातों को आप जल्दी से नोट कर लें। तो आइए अब हम ये डेल्टा एच टोटल निकाल लिए। इसी डेल्टा एच टोटल को हम देख रहे हैं कि ये तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी को इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में ना जोड़ के हम क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में लेके चल जाते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर ऑफ टोटल इंथैल्पी चेंज। इसके नीचे एक लाइन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल are measured of
डेल्टा एच टोटल, इस टोटल इंथैल्पी चेंज का मेजरमेंट वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हो जाएगा। डेल्टा एच टोटल के वैल्यू से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान मिल जाता है और इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसमें क्या पता चल जाएगा, अब एक लाइन जरा ध्यान से देखें। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, smaller the value of electrode potential, greater will be stability of, क्या करें कि smaller the value of electrode potential, greater will be the stability of oxidation state, greater will be the stability of oxidation state in solution, in solution, क्लियर है। तो देखिए इन तीन बातों पे वो डिपेंड कर रहा है। अब ये वैल्यू जितना कम हो उसका वो क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल। ये वैल्यू जितना कम हो, इस डेल्टा एच का मान जितना कम होता चला जाए, जितना कम होता चला जाए उसका ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा क्या होगा, फेवरेबल होगा। ये बातें हमें कहां से पता चलेगी, तो क्योंकि साइंस में तो जो भी बातें होती हैं वो तो सब कुछ एक्सपेरिमेंट से आता है। तो एक्सपेरिमेंटली वो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आप देख लीजिए, और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम हो, greater will be the stability of oxidation state in solution। तो आइए अब हम आपको E नोट का वैल्यू लिखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज का, केवल फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज की ही बात करनी है, और वो भी वैल्यू आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसे कुछ चीज को याद भी रखना ही पड़ता है। हम ऊपर लिख लेते हैं, ये डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन, माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3D सीरीज, ऑफ 3D सीरीज E नॉट m प्लस 2 से m, इस m प्लस 2 से m, इस मेटल को प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक में ले जाने की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज के लिए आप क्या जानते हैं कि प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जरा हम देख लेते हैं। एस थोड़ा नीचे E नॉट m प्लस 2 to m, यहाँ क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसके लिए तो क्योंकि हम प्लस 2 से 0 की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम तो प्लस 2 में आता ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्या प्लस 3 में ही जाता है, उसके लिए प्लस 2 की बात तो होगी नहीं, इसके लिए वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका वैल्यू होता है -1.63 वोल्ट। ये वैल्यू आपके बुक में बिल्कुल दिया हुआ है, टेबल में बिल्कुल ये वैल्यू दिया हुआ है, याद रखने की बात नहीं है भैया, हमें नहीं याद है। -1.63 वोल्ट, -1.18 वोल्ट, -0.91 वोल्ट, ये हो गया, फिर -1.18 वोल्ट, यह है -0.44 वोल्ट, यह हो गया -0.28 वोल्ट, यह हो गया -0.25 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा +0.34 वोल्ट, और यह है -0.76 वोल्ट। ऐसे ये सारी बात आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे सही ढंग से।
ठीक, ये वैल्यू है। और इसके बाद हम E0 m+3 से m का भी कुछ का दिया हुआ है, इसे भी लिखते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू देखें कितना दिया है, और इसका भी नहीं, इसका भी नहीं किया है। ये दिया है -0.37 वोल्ट, यह हमारा है -0.26 वोल्ट, यह हमारा है -0.41 वोल्ट, यह हमारा है +1.57 वोल्ट, यह हमारा है +0.77 वोल्ट, और यह हमारा है +1.97। तो इसके बाद तो फिर +3 में ये सब तो जाता ही नहीं। ठीक, आइए तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसके आधार पे आप क्या देख रहे हैं। इस ट्रेंड के आधार पर इसके हम इस वैल्यू को देखते हुए हम इस ट्रेंड में क्या कर सकते हैं, ध्यान दे तो। हम कहते हैं ट्रेंड्स इन द m+2m स्टैंडर्ड +2 वाले में पहले चलते हैं। तो देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई जनरल ट्रेंड तो है ही, कोई जनरल ट्रेंड हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, मोर निगेटिव है, इधर की ओर चल रहे थे तो लेस निगेटिव हो रहा था, लेकिन यहाँ फिर देखिए। ठीक, अब चलिए लेस निगेटिव होता चला जा रहा है, यहाँ तक में डिक्रीज देख रहे थे ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ डिक्रीज क्या हुआ, बहुत ही कम है। ये तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर उसका जाके देख रहे हैं कि माइनस हो जा रहा है। इस कोई जनरल ट्रेंड है ही नहीं। क्यों जनरल ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये बात तो भैया तीन बातों पे डिपेंड करता है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप जान रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन का कोई जनरल ट्रेंड है ही नहीं, इसलिए इसके भी वेरिएशन का कोई जनरल ट्रेंड नहीं होगा, इसलिए इसके भी वेरिएशन का कोई जनरल ट्रेंड नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखें, देयर इज नो एनी रेगुलर ट्रेंड, देयर इज नो एनी रेगुलर ट्रेंड in variation of E0 value because ionization energy and sublimation energy of metals don't vary in any regular trend, किसी रेगुलर ट्रेंड में तो वैरी करता ही नहीं है, इस कारण इसका भी वेरिएशन क्या होगा, इररेगुलर ढंग का होगा। देखिए अभी आपको हम दिखाएंगे, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, 5 वर्ष में 3 बार दिखाएंगे ये क्वेश्चन पूछा है। सेम वो क्या करेगा, एग्जाम्पल और इंटेक्स का क्वेश्चन उठा के D&F में छाप देगा। बच्चे परेशान होते हैं कि सर इसमें परेशानी हो रही, कुछ नहीं सोचना है, सेम क्वेश्चन उठा के एकदम छाप देगा। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल 8.6 में क्या कहता है कि फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स द E0 वैल्यू सबका लिख दिया ऐसे ही। ठीक, कहता है एक्सप्लेन द इररेगुलरिटीज इन द अबव वैल्यू, कि ये जो वैल्यू है इसमें इररेगुलर बिहेवियर जो आ रहा है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो बिल्कुल हम कहेंगे, क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिपेंड करता है किस पे, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल डिपेंड ऑन फॉलोइंग 3 फैक्टर्स, 3 बातों पर डिपेंड करता है, और उसमें हम डेल्टा एच टोटल करके लिख देते हैं। अब हम बोलेंगे कि सिंस sublimation energy and ionization energy of metals
don't vary in any regular trend, so electrode potential will also show irregular trend. जब वही इरेगुलर है तो यह भी क्या होगा, इरेगुलर होगा। देखिए यही बातें आपको लिखी हुई मिलेगी कि द ई नॉट m+2 values are not regular which can be explained from the irregular variation of ionization enthalpy and also the sublimation enthalpy which are relatively much less for manganese and vanadium। इसके लिए कहता है लेस है। चलिए वो बात तो भी हम आगे लिखने ही वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट में हो गया, सेकंड पॉइंट में अब क्या देख रहे हैं कि इन जनरल हम क्या देखें कि किसी सीरीज में हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं यह वैल्यू क्या होता जा रहा है, लेस निगेटिव होता जा रहा है, लेस निगेटिव होता जा रहा है। मींस इसकी ऑक्सीडेशन मींस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। क्योंकि हम क्या बताएं कि जितना कम हो, मोर निगेटिव हो, जितना कम हो उतना ज्यादा फेवरेबल हो। तो ये क्या होता जा रहा है, लेस निगेटिव होता जा रहा है। मींस +2 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी वैसे से क्या होती जा रही है, घटते चली जा रही है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिखें द ई नॉट वैल्यूज फॉर m+2 to m+2 to m so decreasing tendency to form divalent cation across the series में जाते जाते देख रहे हैं कि ये टेंडेंसी कैटायन बनाने की टेंडेंसी जो घटते जा रही है। क्यों घटते जा रही है, तो इसके घटने का हम रीजन क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब दो पॉजिटिव में जाएंगे तो दो आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आई फर्स्ट और आई सेकंड। जनरली क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी सीरीज में इंक्रीज करता जाता है। ये वैल्यू अगर इंक्रीज करता जाएगा तो ये वैल्यू क्या होता जाएगा भैया बताइए, इसको लेस, इसको मोर निगेटिव होना है। ये वैल्यू कम हो और ये वैल्यू जितना ज्यादा हो उतना इसका बनना फेवरेबल होगा। लेकिन क्या हो रहा है, यही बढ़ता चला जा रहा है, इसका बनना क्या होगा, अनफेवरेबल होता जाएगा। ठीक, तो आइए इसमें लिखते हैं फॉर्म डायवलेंट कैटायन अक्रॉस द सीरीज। This is due to increase in the value of IE first plus IE second, IE first plus IE सेकेंड, इसका वैल्यू क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इस कारण इसके बनने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, डिक्रीज करते जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखें। एक बात देखिए कि अब इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि जितने भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट कॉपर, सभी का ई नोट क्या है, निगेटिव है। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, तब आप इसे समझ पाइएगा सही ढंग से। इसे आपको समझने में परेशानी होगी, हम समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन वाले के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का मान जो होता है वह क्या होता है, 0 होता है। और आप 10 तक में भी पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन से ऊपर जो होगा उसका निगेटिव होगा और हाइड्रोजन से नीचे जो होगा उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी हाइड्रोजन के ऊपर होगा, जिसका ई नोट निगेटिव है, वो मिनरल एसिड से रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। लेकिन जिसका नीचे है लाइक कॉपर, एजी, एयू, ये सब कभी भी एसिड से रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर को छोड़ दिए, इसे क्या जानते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूटेड H2SO4। डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड में कुछ अलग बात हो जाएगी,
ZnSO4 प्लस H2। कंसंट्रेट में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ही नहीं, वहां SO2 गैस रिलीज होगी। और यही बात करें कॉपर प्लस डाइल्यूटेड H2SO4, तो क्या इसमें भी आप ऐसे लिख देंगे क्या, CuSO4 प्लस H2? आप लोग का कोई भरोसा नहीं है, आप तो लिख भी दीजिएगा। आप ये रिएक्शन सब जगह लिखा हुआ देखते होंगे, लेकिन ये रिएक्शन आज तक कहीं लिखा हुआ देखे क्या? ये रिएक्शन अगर हो जाएगा तो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा भैया, तब तो केमिस्ट्री का बातें समाप्त हो जाएगा। इस क्या हुआ कि नीचे से ऊपर पानी अपने आप जाने लगा, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि तो और सभी का कॉपर को छोड़ के बाद बाकी सबका निगेटिव है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि और सभी को हाइड्रोजन गैस क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, और जिसके लिए मान जितना कम है उसको उतना तेजी से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन सब के लिए तो वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं करता। यहाँ रेट क्या होता है, बहुत ही कम। क्रोमियम तो करता भी नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने सरफेस पे प्रोटेक्टिव लेयर क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, जिसका इसका एसिड से रिएक्शन ही नहीं होता है। यही बात में एल्युमिनियम के साथ होती है। एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन वो क्या करता है, सोडियम को आप पानी में डालेंगे तो वो क्या करता है, उससे हाईली रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होगी कि आग भी लग जाएगी। ठीक, तो क्या एल्युमिनियम भी तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, और एल्युमिनियम में के बर्तन में आप क्या करते हैं, पानी को डालते हैं, गर्म करते हैं, तो रिएक्ट नहीं करता क्या? रिएक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके सरफेस पे क्या है, उसके सरफेस पे Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर पड़ा हुआ है, ताकि डायरेक्ट वाटर एल्युमिनियम के कांटेक्ट में आया ही। तो एक्सेप्ट कॉपर, जितने भी हैं सारे के सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को तो रिलीज करेंगे, लेकिन इसका रेट एक्चुअल में जो होता है वह बहुत ही कम होता है, कुछ तो पैसिव भी हो जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ 3D सीरीज, all the members of 3D series except copper can liberate या can release hydrogen gas from acid, however the actual rate is very slow in some cases, कुछ केस में एक्चुअल रेट इसका क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। अब आइए एक बात और भी ध्यान दें, हम क्या बताएं कि इधर से इधर जाने पे ये लेस निगेटिव होता चला जा रहा है, लेकिन तीन जगह देखिए, मैग्नीज वाले में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा निगेटिव है, निकेल में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे यह क्या है, ज्यादा निगेटिव है, उससे यह क्या है, ज्यादा निगेटिव है, और जिंक वाले में जो आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे उससे भी यह क्या है, ज्यादा निगेटिव है। इट मीन्स Mn+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, Zn+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और निकेल+2 की भी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? तो Mn+2 की स्टेबिलिटी तो D5 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने के कारण, इसका तो D10 एग्जैक्टली फुल फिल्ड होने के कारण, जबकि निकेल में ना तो हाफ फिल्ड हुआ है ना ही फुल फिल्ड हुआ है। फिर भी ऐसा क्यों हो गया? तो इसका रीजन होगा हाइड्रेशन एनर्जी। आप देखेंगे आपके बुक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सब के लिए इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और क्या क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, वो सब का मान दिया होगा। और आप देखिए हाइड्रेशन एनर्जी का मान ऊपर से नीचे आने पे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जिंक में कम हो गया क्योंकि वहां साइज एक्सेप्शनली इंक्रीज कर जाता है। तो आप देखें कि क्या हो रहा है, निकेल की हाइड्रेशन एनर्जी का मान -2151 है, -2151 है, इतना किसी का नहीं। मिसेस की हाइड्रेशन एनर्जी का मान क्या है, तो बहुत ही ज्यादा है, निगेटिव होगा। ये बात अलग है कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए साइन निगेटिव है,
तो ये वैल्यू क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, तो बताइए इसको क्या कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा, मिस स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ई नॉट वैल्यू फॉर मैंगनीज, जिंक and nickel are more negative than expected. This is due to greater stability of Mn+2 जिसके ब्रैकेट में लिख देंगे D5 Mn+2 कोमा देके Zn+2 जिसके ब्रैकेट में लिख देंगे D10 whereas more negative E naught value for nickel is due to its very high hydration energy। ये जो भी आप देखे, ये हम देख रहे थे किसमें, तो M+2 से M के ट्रेंड में। अब बात करते हैं M+3 से M+2 में। हम बात करें ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ E नॉट M+3 to M+2। इस मेटल को +3 से +2 में पहुंचाने की बात हो रही है, +3 से +2 में पहुंचाने की बात हो रही है। ये हुआ रिडक्शन के टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल। मिस्टेक के नाम से ये जो है ना E, आपको सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। ये E जो है वो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E नॉट हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हमेशा रिडक्शन के टर्म में दर्शा रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि रिडक्शन पोटेंशियल, ये मान ज्यादा है, इसका अर्थ उसको रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है। रिड्यूस होने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की क्षमता क्या है, कम है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट एक दूसरे का उल्टा हो। रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लियर होगा। Trends in standard electrode potential of E naught M+3 to M+2। आप देखें, क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू भी जैसे तैसे वैरी कर रहा है, इसका भी कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। इट मींस क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे डोंट शो एनी रेगुलर ट्रेंड, डोंट शो एनी रेगुलर ट्रेंड ये निगेटिव है, तो टाइटेनियम +3 बनना पॉसिबल है, वेनेडियम +3 भी बन सकता है, क्रोमियम +3 ये तो बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो क्रोमियम +3 तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्रोमियम +3 बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया। Mn+3 से Mn+2 ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। हम क्या बोले, कम होगा तो ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगा, ज्यादा है ये स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल कौन है, Mn+2 स्टेबल।
Mn+3 स्टेबल नहीं है, ये इसमें क्या है Mn+2 स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए Mn+3 में क्या है, इसके लास्ट में क्या है D4 है, लेकिन ये जैसे आएगा कहां चला जाएगा D5 में आ जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, comparatively high value of E naught for Mn+3 to Mn+2 Mn+3 oblique Mn+2 is due to the region that Mn+3 जिसके ब्रैकेट में D4 Mn+3 by accepting n electron acquires very stable 3D5 स्टेबल मीन्स पहले Mn+2 ब्रैकेट में 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आइए यहां देखते हैं Fe वाले में, तो Fe वाले में भी ये वैल्यू क्या है, हाँ इन दोनों से तो कंपैरेटिवली क्या है कम है, इन दोनों से कंपैरेटिवली कम है। देखिए ये ऐसा है Fe+3 से Fe+2 जो है यह हमारा है +0.77 वोल्ट। इट मींस ये हम अगर बात करें Mn वाले से या कोबाल्ट वाले से, तो इससे तो वैल्यू क्या है कम है। इट मींस ये क्या है कुछ हद तक स्टेबल है। मींस Mn+3 और कोबाल्ट+3 के कंपैरिजन में Fe+3 क्या है स्टेबल है। क्यों स्टेबल है भैया? क्योंकि Fe+2 जैसे ही Fe+3 में चेंज करेगा Fe+2 तो 3D6 और यहाँ क्या हो जाएगा 3D5, इसलिए क्या हो जाएगा तो एग्जैक्टली हाफ फिल के कारण स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे comparatively low value of E naught for Fe+3 से Fe+2 is due to extra stability of Fe+3 ब्रैकेट में 3D5 so Fe+2 has greater tendency to convert into Fe+3। अब टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम इन सभी के लिए मान क्या है नेगेटिव है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या होंगे तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इस दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होके +2 से +3 में पहुंच जाएगा। इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वह क्या होगा तो स्टेबल होता चला जाएगा कुछ हद तक।
लास्ट पॉइंट में लिख लें, द नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, द नेगेटिव ई नॉट वैल्यू फॉर टाइटेनियम +3 टाइटेनियम +2 समझ लेते, वेनेडियम +3 वेनेडियम +2 एंड क्रोमियम +3 क्रोमियम +2, क्रोमियम +3 क्रोमियम +2। indicates that the negative value for इन तीनों का indicates that the ion Ti+2 B+2 and Cr+2 are a strong reducing in nature, are a strong reducing in nature, reducing in nature। आइए अब जरा आप ध्यान से सुनें, आप जैसे एक बात को पहले और भी समझना, आप जैसे गैसियस स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में बातें बिल्कुल अलग हो जाती है। हाँ, यहाँ हम बार बार कह रहे हैं कि आपको कुछ परेशानियां जरूर होंगी क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, वहां डिटेल में इलेक्ट्रो पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल यही चलता है 4-5 दिन, तो इसलिए उसे नहीं जाने हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी इसे समझने में। डोंट वरी, आप इसे एक बार सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे और इसके बाद एक चैप्टर के बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही करेंगे, तब जब आप पढ़ेंगे तो फिर सारी बातें रिवीजन में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कॉपर, ये लास्ट में क्या होता है, तो होता है 3d10 4s1 होता है ना जी। तो अब बात करें कॉपर 1 तो क्या होगा 3d10, और कॉपर +2 की बात करें तो क्या होगा 3d9 होगा। आपसे पूछे कॉपर +1 और +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे कॉपर प्लस, बिल्कुल गैसियस स्टेट में। लेकिन अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कॉपर +2। एक्वस की बात करेंगे तो कौन होगा कॉपर +2 हो। क्यों, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही कम होगी, जबकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो आप कहिएगा कि सर एक मिनट, डेल्टा H टोटल बराबर होता था डेल्टा H A प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन माइनस डेल्टा H हाइड्रेशन। ठीक है, आइए तो पहले दोनों का देखते हैं। कॉपर +1 की बात करते हैं, हम देखें तो हमारा इंथैल्पी, इसका कॉपर का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है 339। ठीक, यहाँ तो केवल और केवल एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर का लगेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना है। तो कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मान जो है वह हमारा है 745 माइनस ये वैल्यू जो होगा हाइड्रेशन एनर्जी, ये हमारा है 1260 के आसपास। दूसरे केस में जब डेल्टा H टोटल इसके केस में आते हैं तो देखिए इस केस में क्या होता है, ये तो उतना ही रह जाएगा। अब यहां क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का दोनों आयनेशन 300 पूछा। ठीक, अब यहां क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का दोनों आयनेशन एनर्जी लगेगा, तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का मान है 745 और सेकंड आयनेशन एनर्जी का मान इसका है 1958। जबकि इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी का मान इतना ज्यादा हो रहा है कि ये पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो इतना ज्यादा वैल्यू है, इसको भी क्या करेगा, तो
हाइड्रेशन एनर्जी उसे कंपनसेट कर देगा। इस डेल्टा एच टोटल का मान इसी में मोर निगेटिव हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, लेस निगेटिव। मान लेते हैं यहाँ हो गया -400 और यहाँ आ गया -300, तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, Cu+2 ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ जो होता है ना, वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, तो ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेमी सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लेस स्टेबल हो जाता है देन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, वन हाइयर एंड वन लोअर, तो ये क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन में जाता है। जैसे बात करें कॉपर प्लस, ये क्या है, कम स्टेबल है, कॉपर+2 क्या है, मोर स्टेबल है सॉल्यूशन। ये क्या होगा, कॉपर+2 में गया ऑक्सीडेशन में गया, साथ ही साथ क्या होगा तो रिडक्शन में भी आ गया। इसलिए हो गया इसका डिस्प्रपोर्शनेशन, यहाँ +1 में, यहाँ +2 में और यहाँ 0 में। तो देखिए इसी का क्या हुआ, +1 से +2 ऑक्सीडेशन और +1 से 0, इसका हो गया रिडक्शन। तो जब कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 और 0 के कंपैरिजन में लेस स्टेबल हो गया, इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन में गया। एक में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरे में लो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें जो इसकी थी, ये कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन है जो पूरा का पूरा इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट दिक्कत तो यही हो रही होगी। और यही पोर्शन जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी परेशानियां हो रही है। ऐसे उतनी ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, आप सारी बातों को समझें तो सब कुछ समझा चुके हैं। अब आइए जरा ध्यान दें, अब आपको पहले क्वेश्चंस की बात करें। तो देखिए जैसे भैया हम क्या किए थे एग्जाम्पल में 8.3 और इंटैक्स 8.3 भी कर चुके हैं। अब देखिएगा 4 से लेके 7 तक का सारा क्वेश्चन इसी सब पर बेस्ड होगा। अब देखिए 8.4 में आइए और देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, दिमाग घुमा देगा। 8.4 में कहता है कि why is Chromium+2 रिड्यूसिंग, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद क्या होता है, ऑक्सीडेशन में जाता है। जबकि Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग, Mn+3 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। व्हेन, ठीक, जबकि बोथ है D4 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का तो D4 कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि देखिए अकेले ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है या अकेले रिडक्शन नहीं हो सकता है। जब ये दोनों है तो एक को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करना पड़ेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करना पड़ेगा। अब कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये फिर बताएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम बात करते हैं E0, Chromium+3 से Chromium+2 और दूसरा E0 मैग्नीज+3 से मैग्नीज+2, ये वैल्यू याद कीजिएगा, अभी हम लिखे थे 1.51 वोल्ट था, जबकि ये वैल्यू क्या था, -0.41 वोल्ट था। तो बताइए जिसका वैल्यू कम है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, जिसका वैल्यू ज्यादा है वो रिडक्शन में जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कम है, इस Chromium+2 क्या होगा, Chromium+3 में जाएगा, तो बिल्कुल ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा। जबकि इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ये +3 से क्या होगा, +2 में जाएगा, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, यह ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। हम इसका सही जवाब, वो तो T2G EG के टर्म में चला गया होगा, कुछ नहीं, हम सही जवाब कहां से देंगे, ठीक। और देखिए वो सही जवाब में क्या एक लाइन लिख दिया होगा T2G और वहां ब्रैकेट में घेर कर लिख दिया होगा C यूनिट 9। अभी यूनिट 9 पढ़े कहां थे, इसके अकॉर्डिंग यूनिट 9 हम लोग यूनिट 9 पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले उसे पढ़े थे कैलोरी जानने के लिए। तो
हम आराम से कर सकते हैं। या दूसरा रीजन हम क्या कहेंगे कि क्रोमियम प्लस 2 इज रिड्यूसिंग, सो इट undergo oxidation or gets converted into chromium plus 3 having electronic configuration 3d3, later having exactly half filled T2G level, T2G लेवल। इसका T2G लेवल एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, जबकि Mn+3 क्या होगा, ठीक, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, because after accepting an electron it's get converted into Mn+2 और ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड होने के कारण क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। 8.4 में कहता है the E0 M+2 to M value for copper is positive, what is possible reason for this। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आप देखें कि केवल और केवल एक कॉपर का E0 वैल्यू पॉजिटिव हो गया, E0 वैल्यू पॉजिटिव हो गया, इसका क्या रीजन है। तो इसके टर्म में आपको बताना होगा डेल्टा एच टोटल के टर्म में। आप आइए ना, ये क्या होता है, डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन, माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन, माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हो गया, इट मींस हम क्या कहेंगे कि ये दोनों का दोनों वैल्यू जो है वह ज्यादा है और यह वैल्यू क्या था, कम था, जो इस कारण कंपनसेट नहीं हो पाया और यह क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया। देखिए हिंट में लिखा भी होगा कि कंसीडर इट्स हाई, इसको हाई वाले को देखिए और इसका लो, एंड लो हाइड्रेशन। अब आइए इसके आगे क्वेश्चन में कहता है 8.5 में हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पता चलेगा। और यहां तो डायरेक्ट भैया ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अब ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, आखिर इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, इससे दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा। और ये रिड्यूस होना चाह रहा है, क्या जान रहा है, कोई भी सिस्टम क्या स्टेबल होना चाहता है। इट मींस ये जो रिड्यूस होकर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए ये आराम से क्या होना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ एसपी, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ species in lower oxidation state to which they undergo reduction। देखिए बिल्कुल लिखा होगा, this is due to increasing stability of lower species to which they are reduced। अब कहता है how would you account for the irregular variation of ionization enthalpy first and second in the first series of transition element। तो फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो देख रहे थे वहां आयोनाइजेशन एनर्जी में इरेगुलर वेरिएशन क्यों हो रहा था, वो इरेगुलर वेरिएशन जो हो रहा था ड्यू टू डिफरेंट डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डी सबसेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब डी में 0 हो जाए, डी में 5 हो जाए, डी में 10 हो जाए, तो इसकी डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी तीनों केस में क्या होती है, अलग अलग होती है। इस कारण जहां 5 10 आ रहा था वेरिएशन क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन हो गया फर्स्ट सेकंड में। 8.6 हम बता ही चुके हैं। 8.7 देखिए हम डायरेक्ट लिखा चुके हैं, 8.7 डायरेक्ट लिखा है, कहता है कि y इज E0 वैल्यू फॉर E0 Mn+3 से Mn+2 जो है यह क्या है, मच मोर पॉजिटिव, ये बहुत ही ज्यादा होता है। किससे भैया, तो E0 Fe+3 Fe+2 या फिर E0 क्रोमियम+3 क्रोमियम+2। ऐसा क्यों, तो डायरेक्ट हम दिखा चुके हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए Mn+2 में आएगा और जहां क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड होने का उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब 8.6 में कहता है why is the highest oxidation state of metal exhibited
इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। हम डायरेक्ट लिखा चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में कि ये दोनों क्या है, तो इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या कर सकता है, मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है अप टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके आगे था व्हिच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम +2 और Fe+2 एंड वाई। रिड्यूसिंग एजेंट मींस क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप देखिए ऑक्सीडेशन में मींस क्रोमियम +2 से +3 वाले की बात होती है, तो ये हमारा हो जाएगा और Fe+3 वाले का यह होगा, वैल्यू आप लिख दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि सिंस E0 Cr+3 to Cr2 couple is lower than this, so chromium+2 is reducing than Fe+2, ये सब में अभी आपको कंफ्यूजन हो जा रहा होगा कि क्या क्या सब बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ही क्लियर होगा भैया। और अब इसके आगे से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जहां से हम लोग कल जानेंगे, और अब फिर सारी की सारी मुसीबत वाला पोर्शन इसका समाप्त हो चुका है। अब तो कुछ नहीं है, बस एक हम 3-5-6 प्रॉपर्टी है, फिर F ब्लॉक, क्योंकि K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों था, उसे सिलेबस से हटा दिया गया है। अभी अब जैसे आप हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि सर सिलेबस से हटा दिया, क्या कॉम्पिटिशन्स वगैरह मैंने पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, वहां से नहीं हटाया। लेकिन अभी देखिए ये कोरोना महामारी के कारण हमारी पढ़ाई ऐसे ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू को सही ढंग से करते हुए उसे एक बार फिर 2 बार रिवाइज करें ताकि बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आए। अब बोर्ड के एग्जाम के बाद जो 2 मंथ का समय हमें मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष हमें लग रहा है कि बोर्ड की एग्जाम भी अगले वर्ष होगी, वो मार्च लास्ट तक शुरू होगी, और कंपटीशन का जो होगा वो जुलाई से पहले नहीं लेगा, तो बीच में जो 2-3 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम बातों को तो आप पढ़ते चले जा रहे हैं, समथिंग एक्स्ट्रा वहां मिलेगा, उसे करते हुए उस पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सारी बातें क्लियर है, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।